नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उसके पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे महाकुंभ मेला क्षेत्र, हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। तो वहीं मौनी अमावस्या पर भीड़ नियंत्रण करने पर हुआ मंथन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नए मीटिंग हॉल का किया उद्घाटन। जिले में चल रहे विकास कार्यों की हुई समीक्षा। सीएम ने अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के पास आग लगने की घटना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। अग्निशमन विभाग की तत्परता की वजह से आग पर जल्दी पा लिया गया था काबू। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने राम दरबार मूर्ति के निर्माण की स्थिति पर दिया अपडेट। मूर्ति 31 जनवरी या 15 फरवरी तक हो जाएगी तैयार। जयपुर में किया गया सभी मूर्तियों का निरीक्षण। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। आज के दिन 22,89,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तो वहीं सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का किया व्यापक इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज और चलते हैं अब खबरों की ओर। बता दें आपको उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। बता दें आपको पहले महाकुंभ की स्थिति, जहां प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है और बीते रोज सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ मेले का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां सीएम ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही अफसरों के साथ मीटिंग में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर भीड़ नियंत्रण पर मंथन भी किया गया। बता दें कि मौनी अमावस्या पर करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना जताई जा रही है और सीएम ने निर्देश दिए हैं कि रेलवे से कोऑर्डिनेशन करके ट्रेनों को चलाया जाए, मोबाइल नेटवर्क मजबूत करें, हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली पानी की सप्लाई बनी रहे और घाटों की बैरिकेटिंग हो और हर जिले में बसें चले। साथ ही प्रयागराज में ई बसें, शटर और साथ ही लगातार जो परिवहन सेवा है वो चालू रहे। साथ ही 22 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में तैयारियां और साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी मंथन किया गया। सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में ओडीओपी स्टॉल पर भी जाकर वहां का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक नए मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया है। बताते हैं आपको, इस अवसर पर उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाए और जन कल्याण के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन को और सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं महाकुंभ मेले में लगी आग पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सभी स्थितियां नियंत्रण में है। अग्निशमन विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया और आग को तुरंत बुझा लिया। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है और इसे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। साथ ही मगर सनातन धर्म हमेशा अपनी ताकत से आगे बढ़ता रहेगा। हम इस घटना को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं और आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग पूरी तैयारी है, घटना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और अग्निशमन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। अग्निशमन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और विपक्ष हमेशा सनातन के खिलाफ बोलता है, सनातन को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जब हम मिल्कीपुर में सत्ता में आएंगे तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के से बैलों से फसलों की सुरक्षा के लिए एक अलग विभाग बनाने की मांग करेंगे जो अबैंडन जानवरों की देखभाल भी करेगा। साथ ही भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है और इसी कारण अखिलेश यादव ने इस चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री जी 4 बार 5 बार आए, लेकिन कोई असर नहीं है, क्योंकि यहाँ आज सबसे बड़ी समस्या है किसानों की खेती सांडों से बचाने की। सांड हमारी खेती भी चरते हैं, सांड हमारी जान भी लेते हैं। कम से कम 55-60 किसानों को यहाँ सांडों ने जान ले लिया है। हम जब विधायक थे तो सदन में हमने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ उठाया था, बड़ी मजबूती के साथ उठाया था। जब दोनों सदनों का सामूहिक संबोधन के लिए महामहिम राज्यपाल जी भी आई थी, तो मैंने 60-70 सांडों की फोटो उनको दिखाया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अवधेश प्रसाद पता नहीं कहाँ से क्या सांड लाए हैं। हमने कहा महाराज ये सांड कहीं दूसरे के नहीं है, ये सांड आपके राज्य के हैं, जो हमारी खेती करते हैं, हमारी जान लेते हैं। 55-60 लोगों को हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में ही सांडों ने मार दिया है। वहीं राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची। उन्होंने महाकुंभ के महत्व को बताते हुए कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं। 144 साल बाद यह ऐतिहासिक महाकुंभ आयोजित हो रहा है और ये मेरे लिए एक खास अनुभव है। महाकुंभ में आकर मुझे अत्यधिक शांति मिल रही है। मैं यहाँ 3 दिन रहूंगी और इस दिव्य अवसर पर पूरा लाभ उठाऊंगी। ये मेला केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर मैं अपने आस्था को और गहरा कर रही हूँ। मिलेंगे, बहुत उत्साहित हूँ मैं, क्योंकि ये तो प्रयागराज है, तीर्थराज है, और तो 144 इयर्स में एक बार आ रहा है और मुझे बहुत आनंद, उत्साह, उम्मीद सब है। तो क्या संगम में आप डुबकी भी लगाएंगे? ऐसा हम सोच रहे हैं, ओ माँ गंगा की क्या इच्छा है वैसे करेंगे। जय। कितने टाइम का प्रोग्राम है? 3 दिन का है। 3 दिन का है। 3 दिन बाद आप वापस चले आएंगे? तो धन्यवाद। उधर हम मिलेंगे मेला में। बहुत उत्साहित हूँ मैं। महाकुंभ के दौरान हुई आग लगने की घटना पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आग गैस सिलेंडर के फटने से लगी थी और सरकार चाहती है कि महाकुंभ व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो और लोग सुरक्षित अपने घर लौटें। इस घटना में किसी जगह की जान नहीं गई है और साथ ही वह लोग जो सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं उनका खुद का इरादा स्पष्ट नहीं है। 22 जनवरी को प्रयागराज में होने वाली कैबिनेट बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि पहली बार कैबिनेट के सदस्य गंगा में स्नान करेंगे। विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है क्योंकि पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। मिल्कीपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार जीतेंगे। देखिए, गैस सिलेंडर के फटने से आग लगी है। अब इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको कोई क्या कर सकता है। सरकार की मंशा नहीं है कि हम वहां इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो। सरकार व्यवस्थित तरीके से कुंभ को पूरा जो समय है, जो लोग आवें, व्यवस्थित स्नान करें और स्नान करके व्यवस्थित अपने घर को सकुशल लौटे। अब गैस सिलेंडर फटने से अगर कोई आग लग गई और अधिकारी कर्मचारी वो वहां थे, तत्काल मौके पर उन्होंने तुरंत कंट्रोल किया, किसी जन की हानि नहीं हुई। हाँ, धन की थोड़ी हानि हुई मानते हैं हम, लेकिन जन की हानि नहीं हुई। तो वो गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत पर कोई उंगली उठावे। अगर कोई इस तरह की उंगली उठा रहा है तो उसकी सोच गड़बड़ है। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में 403 विधायकों को भारतीय संविधान उपलब्ध कराया गया कि आप संविधान के विषय में पढ़िए और जानकारी करिए और संविधान के दायरे में लोगों को हक दिलाइए। ये सरकार की मंशा है। दूसरी सरकार की वही मंशा है कि जो परंपरा है, सदियों से परंपरा है महाकुंभ का, तो उसमें पहली बार कैबिनेट जा रहा है। हमको अंदाजा आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट कुंभ में डुबकी लगाने, गंगा जी में प्रयागराज में डुबकी लगाने पहली बार जा रहा है। भी एक इतिहास है।
अगर ये कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, ये लोग तो नहीं कर पाए। इस नाते ये लोग विरोध कर रहे हैं कि यार हम लोग तो नहीं कर पाए, अब ये लोग कैसे कर दे रहे हैं। इस नाते उन लोगों को चिंता है, तो नहीं कुछ कर सकते हैं तो विरोध है कर रहे हैं। यदि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहां पीडीए के अधिकारी कम हैं, तो समाजवादी पार्टी के घर में भी तो पीडीए कम हैं, ऐसा क्यों? अधिकारी कोई नया नियुक्त होकर के नहीं वहां भेजा जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की सरकारों में जो नियुक्ति पाए हैं अधिकारी कर्मचारी वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को वहां लगाया गया है। अगर उनको दर्द है, पीड़ा है, ये तो हताशा और निराशा है, वो चुनाव हार रहे हैं इस नाते बोल रहे हैं, उनको जाके चुनाव आयोग के यहाँ कंप्लेन करना चाहिए कि ये आदमी इस तरह का काम कर रहा है, चुनाव आयोग हटा देगा। ये खाली बाजा बजा रहे हैं, सोच रहे हैं चुनाव के अभी से हम बोलते रहेंगे, नहीं तो बाद में जनता को हम क्या कहेंगे। ये सब चुनाव हार रहे हैं, देखिएगा एनडीए का प्रत्याशी जो है डंके की चोट पर भारी मतों से जीतेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रामलला के मंदिर के दर्शन के बाद कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद मैं पहली बार यहां आया हूं और रामलला के दर्शन किए हैं। यहां अनुभव करना बहुत ही विशेष और आनंददायक है। जो कि भक्ति और भक्तिभाव से यहाँ आता है वह अपनी आस्था को उस वक्त व्यक्त करता है और साथ ही यह स्थल एक आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाला है। मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर मन में गहरी प्रसन्नता है और यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। देखिए इस ठीक कहा आपने। सन 1980 से जब से माननीय अशोक जी सिंघल ने इस प्रोजेक्ट का बीड़ा उठाया था कि बाबरी ढांचे के स्थान के ऊपर भव्य रामलला जी का मंदिर बनना चाहिए, मैं उस समय से इस के साथ जुड़ा हुआ हूं। हम लोगों ने उस समय राम जानकी रथ यात्रा निकाली, उस समय शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, कार सेवकों को भेजा और कार सेवकों के माध्यम से जो भी कुछ यहाँ कार सेवा का प्रोग्राम चला और बाद में इस स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर निर्माण के नाते से जो पत्थरों की तराशी हुई, जो भी कुछ कार्यक्रम हुए। मैं इससे पहले 2021 में उस समय यहाँ आया था जब खुदाई हुई थी, जब यहाँ नींव भरी जा रही थी, उस समय देखे गया था और आज बहुत उत्सुकता थी कि भव्य मंदिर के निर्माण के बाद मैं पहली बार आज रामलला के दर्शन करके आया हूँ। मन बहुत प्रसन्न हुआ है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसको जीवन का एक संस्कार, वो अपनी आस्था को व्यक्त करता है, संस्कार उसके अच्छे होते हैं। राम जी का स्थान सारे देश में एक ऐसा स्थान बना है कि देश की पूरी जनता को, पूरे समाज को जोड़ने का जो उनका एक दिशा दर्शन है वो सबको ज्ञात होता है। वहीं प्रयागराज में आज त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार महाकुंभ के दौरान अब तक 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आज के दिन 22,89,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है जो अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हुए हैं। वहीं गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने बताया कि महाकुंभ स्थल पर लगभग 108 कॉटेज बनाए गए थे। हमने इनका निर्माण बहुत ही सावधानी से किया था और सभी को आग से संबंधित कार्यों से बचने की सलाह दी गई थी। साथ ही जहां हमसे सीमा निर्धारित की गई थी वहां के पार को सर्कुलेटिव एरिया घोषित किया गया था और प्रशासन ने उस क्षेत्र को किसे दिया ये मुझे नहीं पता। वहां से आग की कोई चीज हमारे ओर आई और आग फैल गई। हमारी रसोई टीन शेड में थी जबकि अन्य निर्माण पक्के थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे और वो चल रहा है बिल्कुल नियमित रूप से।
जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात है। महाकुंभ में आग लगने की घटना पर डीजी फायर अविनाश चंद्र ने कहा कि हम लोगों को आग से सचेत रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार के निर्देश पर काम भी कर रहे हैं। यहाँ 53 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और 1400 फायर कर्मी तैनात हैं। इस घटना की जांच का अधिकार पुलिस को है और स्थानीय पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन जांच के बाद ही आग लगने की सही कारणों का पता चलेगा। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। 19 तारीख को शाम को 4 बजे ये घटना है। सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी, और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहां पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती, इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उसमें पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेजी से फैलने लगी, और फिर तुरंत SOS कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियां यहाँ पर आईं और 45 गाड़ियां छोटी बड़ी मिलाकर के 45 व्हीकल्स यहाँ पे फायर फाइटिंग में लगी। 175 के आसपास इनके जो कॉटेजेस थे वो जले, और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअलिटी हुई। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम दरबार मूर्ति की प्रगति पर कहा कि न केवल राम दरबार की मूर्ति बल्कि 7 मंदिरों की मूर्तियां और परकोटे में 6 मंदिरों की मूर्तियां और PFC में तुलसीदास जी की मूर्ति का भी निरीक्षण जयपुर में किया गया है और इन सभी मूर्तियों की निर्माण प्रक्रिया पूरी हो गई है। साथ ही हमारा अनुमान है कि हम राम दरबार की मूर्ति 31 जनवरी या फिर 15 फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट के तहत सभी मूर्तियां जल्द ही अयोध्या में स्थापित की जाएंगी, जिससे मंदिर की भव्यता में वृद्धि होगी। किया गया है अभी लगभग 3-4 सप्ताह पहले जितनी मूर्तियां हैं, केवल राम दरबार तो है ही है प्रमुख, लेकिन उसके साथ जो 7 मंदिर हैं उसकी मूर्तियां, परकोटा में 6 मंदिर हैं उनकी मूर्तियां, और PFC में जो तुलसीदास जी का मूर्ति लगेगी, उन सब मूर्तियों का निरीक्षण जयपुर में किया गया है। उनकी प्रगति संतोषजनक है। चुनौती तो हमारे सामने यह है कि हम इनके जो निर्माण है, मंदिर के जो निर्माण यहाँ है, उसको कैसे पूरा करें जिससे मूर्तियाँ वहाँ से आ सकें। हमारा अनुमान है कि राम दरबार मूर्ति पूरी तरीके से 31 जनवरी या 15 फरवरी तक पूर्ण हो जाएगी। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में रुद्राक्ष बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। निरंजनी पंचायती अखाड़े से संबंधित दिगंबर अजय गिरी रुद्राक्ष बाबा हर साल महाकुंभ और अर्धकुंभ में आते हैं और फिर केदारनाथ चले जाते हैं। यहाँ वे साधना और तप करते हैं। इन दिनों बाबा मौन धारण कर हठ योग में बैठे हुए हैं और जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 6 सालों से मौन धारण कर रहे बाबा ने बताया कि उनकी यह मौन साधना 12 वर्षों की तपस्या का हिस्सा है और वे अगले 6 साल तक मौन रहेंगे। उनके भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दिगंबर अजय गिरी बाबा और रुद्राक्ष बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से। महाराज, आपका दर्शन भक्तों को जो मिलता है वो कुंभ में मिल जाता है, उसके बाद फिर आप चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? लोग आपको ढूंढते रहते हैं आपके लिए। देखो, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के परंपरा के अनुसार हम सभी नागा दिगंबर साधु धर्म प्रचार प्रसार करने व जगत कल्याण और स्वयं की मोक्षार्थ प्राप्ति के लिए भजन तपस्या इत्यादि कर्म करते हैं। अलग अलग प्रांतों में जाके, कोई कंदराओं में, कोई गुफाओं में, कोई मठों में, कोई
मंदिरों में जो अपने अपने व्यवस्था अनुसार सभी अलग अलग स्थानों पे बैठ के भजन तपस्या इत्यादि कर्म करते हैं। और रही मेरी बात, तो मैं 6 महीने तो केदारनाथ बाबा में रहता हूँ, केदारनाथ में मिलूंगा, और बाकी समय जो है अन्य तीर्थों में मैं भजन याचना करता हूँ। वहीं प्रयागराज महाकुंभ मेले में हनुमान का रूप धारण करने वाला एक कलाकार लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कलाकार ने अपनी गहन मेहनत और समर्पण से हनुमान जी का रूप लिया है और जिसमें उनकी शारीरिक बनावट और भाव भंगिमाएं बिल्कुल हूबहू हनुमान जी ऐसी मिल रही हैं। यह दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है और भक्तों के बीच एक अद्भुत धार्मिक आस्था का एहसास करा रहा है। कलाकार ने अपनी प्रस्तुति से महाकुंभ में एक विशेष धार्मिक माहौल बनाया है जो श्रद्धालुओं को गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ता है। महाकुंभ पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्षियों को भी महाकुंभ में आकर स्नान करना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को भी यहां आना चाहिए। पिछले 75 सालों में इतना साफ जल कभी नहीं था जितना आज है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता का एक ऐसा अभियान चलाया कि गंगा जी भी आशीर्वाद दे रही हैं और ये सब मोदी जी की मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। मां गंगे ने हमें बुलाया था और उन्होंने इस आशीर्वाद को सार्थक कर दिया। अब गंगा का जल पूरी तरह से निर्मल और साफ है। ऐतिहासिक सारे विधायक गण बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े उत्साहित हैं। ये पूज्य महाराज जी की इस सोच को साधुवाद है। पहली बार अद्भुत होगा कि सारे विधायक गण आएंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद गंगा स्नान करेंगे, महाकुंभ में स्नान लेंगे। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। हम जितने विधायक गण मेरे मित्र हैं, मेरे जानने वाले, उन लोग बड़े उत्साहित हैं और पूज्य महाराज जी की सोच को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। अरे हम अभी नहाए 3 दिन पहले, पूरा देश देखा है। अखिलेश जी को या जो भी बोल रहे हैं, जो भी विरोधी पक्ष हैं, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सबको जाना चाहिए। इतना स्वच्छ जल तो 75 साल में नहीं था। इतना स्वच्छ जल इस वक्त किया सरकार को, डबल इंजन सरकार, मोदी योगी जी को दिल से साधुवाद। ऐसी स्वच्छता मोदी जी ले आए कि पूरा गंगा जी भी आशीर्वाद दे रही हैं। उनको मां गंगे ने बुलाया था, उन्होंने पूरा उसको सार्थक कर दिया। मोदी जी को सही में मां गंगे ने बुलाया था। जाके अगर नहीं यकीन है, पूरा विश्व आ रहा है, विपक्षी विरोधियों को भी आना चाहिए। आओ, नहाओ, आनंद लो, तब बताओ कितनी भीड़ आ रही। अपने बाल ना नोचेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। वहीं संभल के एएसपी शिरीष चंद्र ने जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा पर बयान देते हुए कहा कि संभल में जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और हिंसा में शामिल अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है। पुलिस टीम लगातार संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। स्थिति अब तक नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा शहर में इन दिनों शीतलहर का प्रभाव जारी है और सुबह के समय कोहरा छाया हुआ है। ठंड की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। साथ ही खासकर सुबह और रात के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे यातायात में भी परेशानी हो रही है। ठंड की तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है और ये मौसम अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। बता दें आपको कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह भी दी है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।